हाँ जी, हमें ऑडिबल गाइस सुन पा रहे हैं मुझे? वेलकम वेलकम वेलकम। कौशल बाबा जी की जय। वेलकम बेटा। लोग के गीत गाते जाओ, बाबा जी के नाम जाते जपते जाओ। अरे वाह, कौशल तो भैया एक नंबर का शायर। कौशल तो शायर बन गया बेटा। एक दो तीन चार बाबा जी की जय जयकार। रोशनी वेलकम बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाकी बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे, हम लोग कंटिन्यू करते हैं गाइस, ठीक है? ओके चलिए। तो लास्ट क्लास में कहां तक हुआ था बेटा इसके पार्ट हमारे पास में? क्या ये पूरा हो गया था? बचा था? नहीं बचा हुआ था शायद, है ना? तो हमारे पास में हम एनिमी कैरेक्टर तक पढ़ चुके थे, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सारे प्रोविजन नहीं करने इसमें, आपको जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वही रिवाइज करेंगे अपने बस में, ठीक है? गुड इवनिंग रिया बेटा, वेलकम। हेलो यश बेटा, वेलकम, गुड इवनिंग। आइए तो स्टार्ट करते हैं, अभी वेलकम बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पढ़ रहे थे। आई एम जस्ट रिकॉलिंग फॉर यू, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या कुछ अपने पास में, ताकि एटलीस्ट जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी आइडिया मिल जाएगी क्या क्लास में चल रहा है। बेसिकली गाइस, हमने स्टार्ट किया था टॉपिक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, विच मींस दो वर्ड थे, एक था लिफ्टिंग, एक था कॉर्पोरेट वेल। इन दोनों वर्ड को ज्वाइन करके वो टॉपिक बना है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, विच मींस कि भैया सिंपल सी बात, एक तरफ कॉर्पोरेट वेल ये कहती है कि जो मेंबर्स हैं कंपनी के, सुनते रहो, सुनना चालू करो। एक तरफ दिविशा वेलकम बेटा, अच्छा हो बेटा, बहुत बढ़िया, सुनो अब सुनते हैं यहां से ना, ठीक है? ओके बोलिए वेलकम बेटा, जब जब नाम ना लायक सुनो। एक तरफ कॉर्पोरेट वेल ये कहती है गाइस कि मेंबर जिन्होंने कंपनी को बनाया वो कंपनी की लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं है, उन्हें वो कॉर्पोरेट वेल प्रोटेक्ट करती है। दैट इज कॉर्पोरेट वेल शील्ड है जो उन्हें प्रोटेक्शन देती है कि कंपनी की लायबिलिटी कंपनी के मेंबर की नहीं होगी। सेकंड तरफ जब आप बात करते हो लिफ्टिंग, कि कोर्ट इस कॉर्पोरेट वेल को कब लिफ्ट कर देगा, कब हटा देगा, तो इसका मतलब होता है बेटा कि कब ऐसा दिन आएगा जिस दिन जो मेंबर्स है जिन्होंने कंपनी को बनाया था वो भी लायबल हो जाएंगे, वो भी पर्सनल लायबल हो जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात, उन्हें अपनी पर्सनल पॉकेट से पे करना पड़ेगा कंपनी के लॉस को चुकाने के लिए। तो वो सारे केसेस हम पढ़ रहे हैं अभी, बेसिकली जितने केस भी पढ़े हैं सारे के सारे केस वही हैं गाइस, कि चेक किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि एक्चुअली कंपनी के पीछे वो कौन लोग थे जिनकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ। तो इसी में आपके पास में आगे केसेस आते हैं, स्टार्ट करते हैं। बीनू वेलकम, गुड इवनिंग बेटा, महक वेलकम। आइए तो नेक्स्ट वन इज, आइए स्टार्ट करते हैं। तो लो भैया इसको तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोविजन है। यहां से आओ, दिस वन इज द पॉइंट बेटा, इसको पढ़ना। हालांकि ये पार्ट सेम टू सेम है, एक वर्ड सुनना ध्यान से। जहां जहां इंपॉर्टेंट केस स्टडी बताऊंगा आपको मैं। तो केस है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। अगेन 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 टॉपिक वही है मेरे लाल, चेंज नहीं हुआ, सुनना ध्यान से बात को। हाँ सर को ऑनलाइन प्रणाम, अनमोल ऑनलाइन प्रणाम, वेलकम बेटा, आ जाओ। बीनू वेलकम, मैक वेलकम। आइए स्टार्ट करते हैं। सुनो भाई लोगों, अगला प्रोविजन, अगला प्रोविजन है गाइस प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। सर क्या इस बात को समझाओगे? डेफिनेटली समझाऊंगा बेटा, क्यों नहीं समझाऊंगा, बताओ मुझे तुम। हाँ सुनिए ध्यान से बात बेटा। जनरली जब ये बात निकल के आती है कि सर फ्रॉड या कोई ऐसा काम जो टाइम पे नहीं हुआ कंपनी में, उसकी वजह से अगर कंपनी को नुकसान होता है तो क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट इट। आई बात करते हैं। आई एम गिविंग यू ए केस स्टडी, एक केस दे रहा हूं तुमको समझाने के लिए, ताकि तुम्हें इसका आइडिया मिल पाए। टॉपिक का नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सुनना ध्यान से, हर एक पार्ट के ऊपर इंडिविजुअली क्वेश्चन बन सकते हैं, हम पहले जान चुके हैं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का नेक्स्ट प्रोविजन, तो अगला प्रोविजन ये है गाइस, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करने के लिए ऑर्डर कब पास होगा, तो अब मुझे बताएंगे आप, कहानी मैं दूंगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट केस इज गाइस, थर्ड केस है, सुनना। कह रहा भैया प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, अगर आप फ्रॉड होने को प्रिवेंट कर रहे हो, मतलब एग्जांपल फ्रॉड का इंफॉर्मेशन आपके पास में था लेकिन आपने तब भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो बोला प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। फ्रॉड या आई कैन यूज द वर्ड इम्प्रॉपर कंडक्ट। गाइस एक बात का रिप्लाई करना, छोटी सी बात पूछता हूं, अगर ये रिप्लाई किया तो आपका प्रोविजन क्लियर हो गया। एक कंपनी है गाइस, सुनना ध्यान से, एक कंपनी है, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इस कंपनी का मैनेजमेंट दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इस कंपनी में बाकी सारे लोग भी काम कर रहे हैं, आई कैन यूज द वर्ड मेंबर्स हैं। अब हुआ क्या इस कंपनी में, आई एम गिविंग यू केस स्टडी, एक रियल केस दे रहा हूं, एग्जांपल रिप्लाई करना मुझे, ठीक है? हाँ तो इस कंपनी के अंदर बेटा, इस कंपनी के मेमोरेंडम, इस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल में लिखा हुआ था कि भाई कंपनी कोई रेजोल्यूशन, कोई एग्जांपल को चेंज करने के लिए, चेंजमेंट के लिए रेजोल्यूशन पास करेगी। कंपनी का रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है। एग्जांपल मान लो मैं कहना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना था कंपनी को कोई, ठीक है? अब जवाब देना सोच के, कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स थे, नॉर्मली आप ये बात जानते हो, कंपनी के मेंबर या डायरेक्टर्स होते हैं वो भी कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हैं, मतलब डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी कैन आल्सो बी शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी।
सुना ध्यान से बात को। तो अब मुझे बताओ, इन सारे डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर था जिसका नाम था चीकू। चीकू नाम का डायरेक्टर जो कंपनी के जो कंपनी का शेयर होल्डर भी था गाइस। अब हुआ क्या, कंपनी के अंदर एक चीज डिक्लेयर की गई थी, कंपनी पर्टिकुलर कोई डिविडेंड अनाउंस करेगी, कंपनी कोई डिविडेंड अनाउंस करेगी और उसके लिए कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। अब हुआ क्या, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है लेकिन कंपनी ने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया, कंपनी ने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया। और इस बात की इंफॉर्मेशन इस इंटरनल पर्सन को थी, इस चीकू को थी, बीइंग ए डायरेक्टर उसे पता था कि कंपनी में जो काम हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, दैट इज इम्प्रॉपर कंडक्ट। जो कंपनी काम कर रही है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, कंपनी कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि फ्रॉड का पार्ट बनती है। इस बात की इंफॉर्मेशन थी लेकिन ये चुप रहा, लेकिन ये चीकू कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोला, चुपचाप वेट करता रहा कि जिस दिन नंबर आएगा, जिस दिन वो समय आएगा, मैं जाके केस डाल दूंगा कंपनी के ऊपर, क्योंकि मैं तो शेयर होल्डर हूं, मतलब मैं तो एक मेंबर हूं और मेंबर कंपनी अलग अलग होते हैं। अब मुझे रिप्लाई करो, अगर चीकू ये चाहता है, अगर चीकू ये सोच रहा है, इसके दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि इम्प्रॉपर कंडक्ट या फ्रॉड वाले पार्ट को वो बचाना चाह रहा है, उसकी इंटीमेशन देना नहीं चाहता गाइस, और बाद में अगर कंपनी, अगर बाद में उन्हीं के वजह से, उन लोगों की वजह से, उन डायरेक्टर्स की वजह से अगर कंपनी को नुकसान हुआ, कंपनी पे लॉस की कंडीशन आई, तो बताओ क्या कोर्ट कंपनी को अलग ट्रीट करेगा, मेंबर को अलग ट्रीट करेगा, या फिर कोर्ट ऑर्डर पास करेगा कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने के लिए, ताकि पता लगे कि चीकू है, कौन है पीछे, टेल मी। तो क्वेश्चन दो बोले मैंने, कोर्ट क्या कंपनी और मेंबर को अलग ट्रीट करेगा, या फिर कोर्ट ये ऑर्डर पास करेगा कि इस कंपनी की कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाए, टू नो हु इज द एक्चुअल पर्सन जिसकी वजह से फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट हुआ। टेल मी गाइस, रिप्लाई करो मुझे इस बात का। अनमोल, बीनू, दिविशा, महक, बलीराम, दिविशा आ गई, दिविशा बोली हाँ मैं आ गया, हमने बड़ा याद किया बेटा आपको, वेलकम बेटा। तोशी, बताओ बताओ बताओ, कौशल नलायक कहां गया, बताइए बेटा, क्या इस केस में क्या होगा, क्या कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करवाएगा कोर्ट या नहीं करवाएगा? वेरी गुड यश, एग्जैक्टली, कौशल बहुत बढ़िया, होगा भाई साहब, एग्जैक्टली करेक्ट जवाब है बेटा। तो नॉर्मल केस में चीज समझ में आती है कि अगर सिंपल सी बात, किसी पर्सन को कंपनी में होने वाले इम्प्रॉपर कंडक्ट की इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, या कोई पर्सन जिसकी वजह से एक बात बताओ, कंपनी में फ्रॉड हुआ, एक बात बताना, अक्सर लोग बोलते हैं क्या बिगड़ेगा, सुनना, किसी कंपनी में, रियल में समझते हैं, किसी कंपनी में अगर फ्रॉड होता है बेटा, तो कंपनी ने खुद ने फ्रॉड किया था क्या? बताओ मुझे, सोच के देखो। नॉर्मल वो चलता है रट्टा क्यों, रट्टा नहीं हुआ, सीख के पढ़ो। अगर कंपनी में फ्रॉड हुआ या कंपनी में टाइमली बेसिस पर कोई चीजें नहीं हो रही हैं, तो क्या इसकी वजह कंपनी जिम्मेदार है या वो मैनेजमेंट जिम्मेदार है, वो लोग जिम्मेदार हैं जो कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं? बताओ बताओ बताओ, सोचो, बेसिक क्वेश्चन, रिप्लाई मिलेगा अपने आप, आंसर आएगा। वेरी गुड रिया, बलीराम एग्जैक्टली, साहिद वेलकम बेटा, यस एग्जैक्टली, रोशनी, अंश बहुत बढ़िया बेटा, नाइस। भाई सिंपल सी बात ना, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन कंपनी के बिहाफ पर काम करने वाले लोग कौन थे? वो लोग तो उस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है। यस एग्जैक्टली। तो कैन यू प्लीज टेल मी, सिंपल सा लॉजिक, ये जानने के लिए कंपनी में फ्रॉड क्यों हुआ, ये जानने के लिए कंपनी में प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ, क्या करेगा? ऑब्वियस है सर, क्या करेगा? द कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, वो उस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देगा ताकि जान सके भैया कि एक्चुअली कंपनी के उस फ्रॉड के पीछे कौन पर्सन था। बोलो समझ में आया? एग्जैक्टली, क्लैरिटी मिली? आगे आते हैं, इसमें केस स्टडी नहीं पढ़ने का, आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज कॉल, ये पढ़ो बेटा, ये पढ़ाता हूं, दिस इंपॉर्टेंट केस स्टडी गाइस, सुनना ध्यान से बात को। प्रोविजन नंबर 5, सुनना सुनना सुनना, रियल केस। कहानी कह रही है भैया, सिंपल सी बात, कंपनी मेरे शैम और क्लोक, इसको बोलते हैं दिखावा। आपने कंपनी सिर्फ दिखावे के लिए बनाई, आपने कंपनी सिर्फ दिखावे के लिए बनाई, एक्चुअली कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। शेल कंपनी, रिमेंबर, सुनते हो ना? शेल, हाँ एग्जैक्टली डायरेक्टर बेटा, यस आंसर करेक्ट है शायद। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, अगला क्वेश्चन मेरा, अगर मेंबर्स या कोई पर्सन कंपनी को सिर्फ दिखावे के लिए बना रहा है, तो उस सिचुएशन में भी ये जानने के लिए कि एक्चुअली उस कंपनी के पीछे लोग कौन है, रीजन कौन है, क्या होगा? कोर्ट कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर देगा। बट कहानी यहां से समझ में नहीं आती है, इसके लिए हमें इस पार्ट को पढ़ते हैं, आओ ध्यान से। तो केस स्टडी का नाम सुनना ध्यान से, मैं समझाता हूं बेटा, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होर्न, गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी वर्सेस होर्न। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं ना, तो नाम सुना नीरव मोदी का, नाम सुना? मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा भाई साहब, ना प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, ना तौबा तौबा, ऑल क्लियर। क्या आपने नाम सुना नीरव मोदी का?
नीरव मोदी ने कुछ ऐसा ही काम किया गाइस, सेम तो नहीं बट कुछ सिमिलर कहानी उसकी भी ऐसी सी थी, ठीक है। तो आओ तुम्हें सुनाता हूं कहानी क्या थी। कहा केस का नाम है बेटा गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी वर्सेस होर्न। क्या है केस, आओ बताता हूं। तो पॉइंट है, कंपनी मियर शैम और क्लोक, कंपनी सिर्फ बनाई गई, पर्पस था दिखावे के लिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन हियर? ये सारे प्रोविजन बेटा इंडिविजुअल याद रखने हैं आप लोगों को। तो क्या बोला, कंपनी फॉर्म्ड, किस लिए फॉर्म्ड, मियर सिर्फ किस लिए, एज ए शैम और क्लोक, दिखावे के लिए बनाई गई है। अब यहां पर क्या हुआ, या शैम और दिखावा, दिखावा कुछ और है, पीछे कुछ और चल रहा है कंपनी में, सुनना ध्यान से। हाँ नहीं बेटा, नहीं बेटा वो दूसरा पार्ट है अभी नहीं, नोट नोट दिस, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सुनो 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 भाई लोगों। इस कहानी में क्या होता है, कहानी केस स्टडी का नाम है गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी, गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस होर्न। एक्चुअली इस कहानी के अंदर होर्न जो था उस कंपनी का ही मेंबर था। लिसन टू पढ़ना, अगर देख पाएंगे सुना ध्यान से। Horn was employed under the agreement that he shall not solicit, मतलब सिंपल सी बात, Horn को एम्प्लॉय किया गया था, एम्प्लॉय तो जिसमें कंपनी में काम करता था। अरे भैया मार्क कर कहां, देखो ध्यान से, एक सेकंड देखना बेटा, सुनो ध्यान से। Horn was employed under an agreement that he shall not solicit, मतलब उसके जो कंपनी के कस्टमर्स हैं उनको नहीं बेचाएगा, उनको ब्रेक नहीं करेगा। एक बात बताओ, एक क्वेश्चन बेसिक से पूछता हूं, फिर इसको रीडिंग करना, ठीक है। आई एम गिविंग ए क्वेश्चन, पहले उसका रिप्लाई करो, फिर तुम्हें केस स्टडी समझाता हूं मैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, अगर मुझे किसी कंपनी में, मैंने किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं एग्जांपल, या मुझे किसी कंपनी में ऑक्यूपाई किया गया, मेरी सर्विसेज को हायर किया गया, मुझे कंपनी में लगाया गया था, और मुझे उस अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि भाई साहब बात ऐसी है, आज आप कंपनी में काम कर रहे हो, कल को आप कंपनी में काम नहीं करोगे। सुनना ध्यान से, आज आप कंपनी में काम कर रहे हो, कल को आप इस कंपनी में काम नहीं करोगे, आपका मूड चेंज हो गया, आप चले गए, तो आपके साथ हम एक अग्रीमेंट कर रहे हैं कि अगले एक साल तक, अगले नेक्स्ट एक ईयर तक, एक साल तक आप हमारी कंपनी के किसी भी क्लाइंट से, किसी भी कस्टमर से डीलिंग नहीं करेंगे। आप अपनी कोई नई कंपनी खोल के, नया बिजनेस चालू करके हमारी कंपनी के क्लाइंट्स या उसके कस्टमर से डीलिंग नहीं करेंगे, उनको तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अब ये तो हो गया, ठीक है, मैं भी मान गया, ओके ओके ठीक है ठीक है, और मैंने अग्रीमेंट साइन कर रखा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कंपनी के साथ में। अब हुआ क्या, मैं उस कंपनी का पार्ट नहीं रहा, अब मैं उस कंपनी का हिस्सा नहीं रहा, और अब मेरी जो कंडीशन थी एक साल तक नहीं डीलिंग करूंगा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बोला यार मैं ही तो नहीं करूंगा, मैंने क्या किया, कंपनी बनाई और उस कंपनी को बनाया अपनी वाइफ के नाम से, अपनी वाइफ और कुछ दोस्तों के नाम से कंपनी को बनाया, उन लोगों को, वाइफ को, बाकी लोगों को, रिलेटिव्स को मैंने कंपनी का डायरेक्टर बना दिया, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट उनको दिखा दिया, बट प्रैक्टिकली कंपनी का जो स्टेक था, जो शेयर था, वो मैं लेके बैठा हूं। मतलब आई एम हैविंग एन इनडायरेक्ट कंट्रोल, मैं इनडायरेक्टली कंपनी को होल्ड कर रहा हूं, जबकि आगे मेंबर अलग बैठे हैं, दिखने के लिए कुछ और है, दिख कोई रहे, काम मैं कर रहा हूं, जो नीरव मोदी ने किया था। सुन रहा आगे बेटा, जवाब दो बेटा। बाद में जब पता चला कि एक कंपनी उस कंपनी के कस्टमर्स तोड़ रही है, क्लाइंट तोड़ रही है, ब्रेक कर रही है, और कंपनी को शक हुआ, तो कंपनी ने केस फाइल किया कि भैया ये पर्सन तो वही है जिससे हमने अग्रीमेंट किया था। मेरे पास हालांकि एक रियल केस भी है, बट उन कंपनी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे मैं इस टाइम पे, ये एक्चुअली रिसेंट में किसी कंपनी के साथ में हुआ था, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, ऐसी कंडीशन के अंदर ये कंपनी उस नई बनी हुई कंपनी पे केस फाइल कर रही है और कह रही है भैया ये हमारे क्लाइंट तोड़ रही है, ये कंपनी इनके रिलेटिव या इन लोगों की नहीं है, एक्चुअली पर्सन यही है जो पीछे खड़ा है, इसने काम किया है, जबकि इसने हमसे एग्रीमेंट में कहा था कि ये हमारे कस्टमर्स क्लाइंट नहीं तोड़ेगा, ब्रेक नहीं करेगा। गाइस प्लीज 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 टेल मी, जवाब देना मुझे, हाँ हाँ बताओ मुझे, इस बात का रिप्लाई करो। क्या जब कोर्ट के पास ये केस जाएगा और ये कंपनी बोल रही है कि ये बंदा पीछे है, ये बंदा पीछे है, तो ये चेक करने के लिए कि एक्चुअली मैं उसके पीछे हूं भी या नहीं हूं, कोर्ट क्या करेगा, टेल मी। हर्षित जैन वेलकम बेटा, हाय सर, वेलकम 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 हर्षित। अभी कौशल, हाँ वलीराम एग्जैक्टली, आर्टिकलशिप में क्लाइंट को अपना समझ लेना, यस हाँ, टेल मी टेल मी टेल मी, वेरी गुड कौशल, बहुत बढ़िया, यश एग्जैक्टली बेटा, ऑब्वियस सर। कोर्ट उस कंडीशन में क्या करेगा गाइस, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देगा। यही हुआ, सेम कहानी गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी वर्सेस होर्न वाले केस में। क्या हुआ भैया, कहा था कि ना तो कस्टमर को सोलिसिट करोगे, ना ही आप हमसे कंपटीशन करोगे एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, कहा था, उसके एम्प्लॉयमेंट का अग्रीमेंट में लिखा हुआ था ये पार्ट, लेकिन जैसे उसका अग्रीमेंट स्टॉप हुआ,
सीज हुआ, क्या हुआ, हॉर्न ने कंपनी बनाई और उस कंपनी के अंदर क्या किया, उस बिजनेस को चलाने के लिए अपने सारे जो शेयर थे क्या कर दिए, अपनी वाइफ और अपने कुछ लोगों के नाम पर लोड कर दिए, जो कि एक्चुअली अपॉइंट किए गए डायरेक्टर की साइड से। लेकिन एक्चुअली क्या था, कहानी में क्या था, हॉर्न ही था वो रीजन जिसने वो कंपनी बनाई थी, बट मैनेजमेंट में खुद का नाम डाला ही नहीं, बट पूरा स्टेक लेके बैठा था, कंट्रोलिंग पावर उसी के पास थी। तो बताओ मुझे, ऐसे केस में आपने क्या बोला, क्या होगा, कोर्ट लिफ्ट करेगा ना, वही होता है बेटा, याद रखना। अगर कभी भी ऐसा कंडीशन आया, हेल्ड मतलब कोर्ट हमेशा डिसीजन देगा कि भैया इसकी लिफ्ट, कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर दो, ताकि पता चल सके कि भैया एक्चुअली वो पर्सन पीछे था भी या नहीं था। और याद रखना, अगर वो पर्सन पीछे निकला उस कंपनी के, तो उस कंडीशन में कोर्ट कहता है भैया कंपनी और वो मेंबर दोनों सेम है, वो अलग नहीं है, और इन दैट केस जो भी लॉस दूसरी कंपनी को हुआ होगा, वो उस लॉस को पर्सनली बियर करना पड़ेगा उस पर्सन को। एंड दिस इज द पार्ट गाइस, एग्जैक्टली बेटा। हाँ, कोर्ट भी लाइक गिलफर्ड यू आर वेरी चालाक, हाँ नालायक, यू आर वेरी चालाक ब्रो, सही है बेटा, सही जा रहे हो, हाँ हम बहुत चालाक है ठीक है। तो गाइस समझ रहा हूं बेटा किसकी बात कर रहे हो तुम, हाँ आओ, बट मैं भावनाओं में नहीं जाऊंगा, अभी सुनते रहो। तो वर्ड क्या, यही कहानी यहां पर भी बेटा। हॉर्न ने क्या किया, हॉर्न गिलफर्ड मोटर में काम करता रहा, वहां पर उसका एग्रीमेंट था, शॉर्ट में सुन लो ताकि तुम स्टोरी लिख पाओ। वहां पर उसके एग्रीमेंट में लाइन लिखी हुई थी कि जो वो पर्सन है वो उसके कस्टमर को सोलिसिट नहीं करेगा, नहीं ब्रेक करेगा, और ना ही उसके साथ में कंपटीशन में आएगा फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक सर्टेन पीरियड तक कंपटीशन भी, डायरेक्ट कंपटीशन नहीं करेगा, ये उसके एग्रीमेंट का हिस्सा था। लेकिन जैसे ही उसने कंपनी छोड़ी, कंपनी से निकाला गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उसने क्या किया, उसी टाइम के दौरान, ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, उसी टाइम पीरियड के दौरान उसने क्या किया, एक कंपनी, एक न्यू कंपनी फॉर्म की, एक न्यू कंपनी बनाई। लेकिन जिसके अंदर क्या हुआ, अपॉइंट जो पर्सन किए गए, उसने पर्सन दिखाया अपनी वाइफ और अपने बाकी रिलेटिव्स लोगों को मैनेजमेंट रोल में डाल दिया। बट प्रैक्टिकली जो पूरी कंपनी कंट्रोल कर रहा था, वो कंट्रोलिंग पावर अभी भी हॉर्न के पास थी, कंप्लीट कंट्रोलिंग कंपनी को वही कर रहा था। बाद में जब कंपनी को, इस मोटर गिलफर्ड मोटर को पता चला भैया कि हमारे क्लाइंट तोड़ रही है कंपनी, और पता चला कि क्लाइंट के पीछे रीजन कौन है, हॉर्न है, तो उस कंपनी ने केस फाइल किया हॉर्न के ऊपर, केस कोर्ट में पहुंचा, और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने वही किया जो तुमने बोला, कोर्ट ने लिफ्टिंग की, किसकी, कॉर्पोरेट वेल्थ की, कि भैया जो कंपनी हॉर्न ने बनाई है इसकी कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट कर दो, ताकि पता चले कि एक्चुअली वाइफ ही है पीछे, रिलेटिव्स ही है पीछे, या कंपनी किसी और की है। और पता चला कंपनी किसी और की थी गाइस, कंपनी हॉर्न ही मैनेज कर रहा था, वो लोग मैनेज नहीं कर रहे थे। एंड फाइनली क्या हुआ, हॉर्न विल बी हेल्ड लायबल, क्योंकि सिंपल सी बात, आप अपने अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स तोड़ोगे तो आपके केस में एक्शन लिया जाता है गाइस। बोलो समझ में आया पॉइंट? तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का एक नया पहलू, बोलो क्लियर हुआ, डन है गाइस। चले, तो सिंपल सा वर्ड आया भैया हमारे पास में, अगर आप ऐसा कुछ करती हो जहां पर बेसिकली क्या होता है, आपने बनाया दिखावे के लिए, काम आप ही कर रहे हो, पीछे कंपनी कोई और दिखाई दे रही है। बोलो क्लियर हो गया, डन है। चले आगे आते हैं। द नेक्स्ट वन इज गाइस, चलो चलो मैं रिवाइज करवा रहा हूं, पूरा डीप में लिखवा नहीं रहा हूं इस पार्ट को, ठीक है, सुनना। नेक्स्ट इज ये वाला केस नहीं, इसमें हम ये वाला नहीं पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे, दिस वन, हाँ इस पे आओ। नोट दिस केस गाइस, प्रोविजन नंबर 7, सुनना क्या कह रहा है। द प्रोविजन नंबर 7 कहता है बेटा, कंपनी अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन या वेलफेयर लेजिस्लेशन। सुनो 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 सुनो, बड़े काम की बात निकल के आने वाली, और जानो आज के वजह से। इंडिया में बहुत सारे एक्ट्स हैं गाइस, इंडिया में बहुत सारे एक्ट्स हैं। उन्हीं एक्ट्स में से एक एक्ट है हमारे पास में, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। उन्हीं में से एक एक्ट है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। बोनस देना कोई चॉइस नहीं है मेरे भाई, सुन लो। कौन देना चाहता है बोनस, बताना मुझे। कौन कंपनी कहेगी मैं बड़ी खुश हूं बोनस बांटना चाहती हूं, सुना है कभी ऐसा है? पैसा बहुत हो गया, बांटने का मन कर रहा है, लगता है तुमको ऐसा? सोचो ना, बोनस देना कि भाई बोनस बांटना है, बोनस बांटना है। हाँ, अभी ये नोट्स कहां से मिलेंगे बेटा? ये सारे नोट्स आपके पास में जो ग्रुप है हमारा भीष्म बैच वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप, आपको लिंक मिल जाएगा क्लास का, वहां से नोट अपलोड हो जाएंगे वहां पे। अरे एक बात बताओ, पूछ रहा हूं, रिप्लाई करना। क्या कोई कंपनी कहेगी अरे हाँ मुझे बहुत प्रॉफिट मिला चलो बोनस बांटते हैं, ऐसा नहीं सर। नॉर्मली एक एक्ट है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 गाइस, ऐसा तो नहीं होता। तो क्या हुआ, एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो अगर प्रॉफिट की लिमिट वगैरह लिखी हो, पूरा एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बस सुन लो। एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, अगर कंपनी में प्रॉफिट होता है, कंपनी को बोनस देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज को, अपने एम्प्लॉइज को। और कंपनी के पास ये मेंशन है, रूल ये उन पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि देखो जितने भी, लिसन टू मी, अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट, सुनना,
अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट जितने भी सारे एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज के स्टेट इंश्योरेंस की बातें हो, एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड की बातें हो, याद रखना उन सारे एक्ट के प्रोविजन आपकी कंपनी एक्ट पे एप्लीकेबल होते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, रिप्लाई करना। अगर तुमने रिप्लाई किया ना, समझो तुम्हारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं इस टाइम एग्जाम के अंदर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रश्न मेरा ये है बेटा कि सोचो किसी कंपनी में, पहले कहानी सुनो फिर रीडिंग करते हैं इस पार्ट को। कंपनी के बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग, एज पर द पेमेंट बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग बोनस देना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ है तो। और हुआ क्या, एक कंपनी जिसको क्या हुआ, जिसको बहुत बड़ा प्रॉफिट, ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट मिला, उसने क्या किया, अपनी बोनस की लायबिलिटी से बचने के लिए, सुनना, उसने अपनी बोनस देने की लायबिलिटी से बचने के लिए कि एम्प्लॉइज को पेमेंट ना देना पड़े, उसके मैनेजमेंट ने, उसके बोर्ड ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक काम करें, जो हमारे पास में एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जिसको हमें बोनस में बांटना पड़ सकता है, तो क्यों ना एक काम करें, हम ये बोले कि हम एक नई कंपनी बनाई है हमने, उस नई कंपनी में हमने वो पूरा पैसा लगा दिया, तो हमारे पास पैसा है ही नहीं, जब पैसा नहीं है तो बोनस भी किस बात का। यही एक रियल केस हुआ आज से काफी साल पहले। तो आंसर पॉइंट का नाम क्या, केस का नाम पढ़ लो। द नेम ऑफ द स्टोरी इज वॉकमैन, और लो पढ़ना क्या करे, कहानी क्या हमारे पास में, देखो देखो देखो, पढ़ना क्या करे, कह रहा है सर देखो, वॉकमैन ऑफ एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। एक्चुअली अगर तुम देख पा रहे हो तो कंपनी का नाम है एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, और यहां पर तक कहानी सेम है, देखो ध्यान से। तो प्रैक्टिकली वर्कमैन मतलब उसकी यूनियन, जो वर्कर्स की यूनियन थी, उसने केस फाइल किया था अपनी कंपनी के ऊपर। वर्कर्स की यूनियन ने अपनी ही कंपनी पे केस फाइल किया। वर्कमैन ऑफ एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। तो स्टोरी में वही कहानी है, सुनना क्या हुआ था। इस कहानी में क्या हुआ बेटा, सेम पैटर्न, एनएसपीसी, नेम तुम्हारे सामने, स्टोरी में सुना रहा हूं, प्लेटिंग बता रहा हूं। तो नेम, स्टोरी, प्लेंटिफ, कोर्ट जजमेंट। स्टोरी में सुनाता हूं क्या थी स्टोरी। एज पर हुआ क्या, जो एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड थी गाइस, इसको ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हुआ, इसको ह्यूज प्रॉफिट अकर हुआ। अब भाई प्रॉफिट अर्न हुआ तो प्रैक्टिकली किससे, एम्प्लॉइज की हेल्प से हुआ था। तो प्रॉफिट हुआ, और एज पर दी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 प्रॉफिट हुआ है, तो बोनस बांटना पड़ेगा। जब बोनस बांटने की बारी आई तो क्या हुआ, कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, कंपनी डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम एक नई कंपनी बनाते हैं। उन्होंने किया वही काम, उन्होंने एक न्यू कंपनी बनाई, और जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट था, जितना भी एडिशनल प्रॉफिट था, वो सारा का सारा प्रॉफिट बेटा यहां पर शिफ्ट कर दिया। क्या किया, वो सारा का सारा प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट उन्होंने न्यू कंपनी में डाल दिया, खर्चा दिखा के भैया कंपनी कैसे चलाएंगे, कंपनी की काम करनी पड़ेगी, तो वहां पर शिफ्ट कर दिया। और फाइनली इनके वर्कर्स को बोल दिया, सॉरी हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, हम तो खाली हाथ है भैया, कोई पैसा नहीं है हमारे पास में। कंपनी डिनाइड टू प्रोवाइड द बोनस, जबकि मेंबर्स, एम्प्लॉय को पता है भाई बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, बट कंपनी बोली हाँ प्रॉफिट हुआ था, बट हमने कंपनी में डाल दिया। और जबकि प्रैक्टिकली, सुनना ध्यान से, कंपनी में डाल दिया, हमारी कंपनी थोड़ी, अलग से कंपनी अलग, मेंबर अलग। अब प्रैक्टिकली जब क्या हुआ, जब बोनस नहीं मिला तो वर्कर्स इकट्ठे हो गए, उन्होंने क्या हुआ, अपनी यूनियन कंप्लेंट की, और फाइनली क्या हुआ, जब पता चला कि बोनस नहीं मिलेगा, तो उनकी पूरी वर्कर्स की यूनियन ने, दैट इज वर्कमैन एसोसिएशन ने क्या किया, पूरी उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस कंपनी के वर्कमैन ने क्या किया, केस फाइल कर दिया बेटा अपनी कंपनी के ऊपर टू गेट द बोनस, कि हमें बोनस दिया जाए। और जब केस फाइल हुआ, केस कोर्ट में पहुंचा, तो कंपनी क्या बोल रही है जी, कंपनी अलग मेंबर अलग। तो कोर्ट ने क्या किया, जो नई कंपनी बनी थी, बताओ तुम बताओ मुझे, कोर्ट ने क्या जजमेंट पास किया होगा, क्या कोर्ट ने उस नई कंपनी की कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करके देखा होगा, नहीं देखा होगा कि पर्दे के पीछे कौन है, बताओ, हाँ है ना, बताओ पर्दे के पीछे कौन खड़ा है। तो पर्दे के पीछे एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही थे गाइस, ये बात तो पता है, आंसर मिल जाएगा। लेकिन पता चला कि जो पैसा था, एक्चुअली वो कंपनी कोई काम नहीं कर रही थी, वो कंपनी सिर्फ बनाई इसलिए गई थी ताकि वो लोग अपने उस बोनस वाली पार्ट को उन्हें पे करना ना पड़े। तो जवाब दो, क्या कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया होगा, टेल मी। यस, क्योंकि लिफ्टिंग का मतलब ही सर है रियल ओनर को पता करना कि हाँ इरेगुलरिटी ऑफ कंपनी, एग्जैक्टली बेटा क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकली बोनस पे करना आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है गाइस, कंपनीज की लीगल ऑब्लिगेशंस में आता है। और अगर आप उस लायबिलिटी से, उस वेलफेयर ऑब्लिगेशन से भाग रहे हो, आप नहीं पे कर रहे हो, उसे अवॉइड करना चाहते हो, तो याद रखना कोर्ट हमेशा आपको लीगल एक्शन, आप पे लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल कराने के लिए आपको बाउंड करेगा, और वो पता किया जाएगा, हाँ पर्दा हटाया जाएगा, एग्जैक्टली बेटा। यस यस अनमोल बेटा,
नॉर्मली जितनी भी कंपनीज होती है, फैक्ट्रीज है, बाकी भी ये जो एंटिटीज होती है उन पे एप्लीकेबल होता है बेटा अनमोल। इंडिया में कुछ पार्ट एग्जांपल है, मिनिमम वेज एक्ट सुना है ना, मिनिमम वेज एक्ट कि मिनिमम इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, सुना है ना, और मिनिमम वेज एक्ट भी एप्लीकेबल होता है एग्जांपल। यस, हाँ जी, समझ में आया, डन है, चले आगे बढ़े। तो ये हुआ था हमारे पास, इसलिए बोला भी गया, लिख पढ़ भी लो, कह रहा व्हेन अ कंपनी ट्राइज टू अवॉइड इट्स लीगल ऑब्लिगेशन या इंटेंड टू अवॉइड इट्स लीगल ऑब्लिगेशन वेयर मेजरमेंट्स द कॉर्पोरेट वेल्थ शैल बी लिफ्टेड टू लुक इनटू द रियल सिचुएशन। ये पता करने के लिए एक्चुअली कंडीशन क्या है, कौन उसकी कंपनी के पीछे था, कोर्ट हमेशा क्या करेगा, कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट कर देगा मेरे भाई। बोलो समझ में आया? यस, कोर्ट ने कहा पर्दा हटाओ, यस बेटा कोर्ट ने पर्दा हटा दिया, पर्दा है पर्दा किया उसने बेटा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज नेक्स्ट विच इज इंपॉर्टेंट गाइस, ये वाला भी नहीं, हमारे पास एक और है, आरजी फिल्म लिमिटेड वाला। दिस इज द केस गाइस, सुनना ध्यान से, ये वाला पढ़ना, जो आपने मुझे बोला था ना कि सर ये वाला केस कौन सा था, शायद आई थिंक किसने बोला था मुझे, अभी ने बोला था, किसने बोला था शायद, है ना, सुनो ध्यान से बेटा, अभी ने कहा था शायद, सुनो 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 भाई लोगों, कंपनी एक्टिंग एज मियर एजेंट या ट्रस्टी ऑफ इट्स शेयर होल्डर। अब बात समझना जो बोलने वाला हूं, रियल केस है, सुनना ध्यान से। ये कहानी है बेटा उस समय की जब अमेरिकन कंपनीज को, आप होता है हमारा इंडिया का बॉलीवुड, सुनते ना इंडिया में क्या है, बॉलीवुड है ना, टॉलीवुड बॉलीवुड, भाई फिल्म इंडस्ट्री अपनी बढ़ रही थी, ग्रो करना चाह रही थी, तो उस टाइम पे डायरेक्टली कोई कंपटीशन ना आए, एक टाइम था, मुझे आज भी याद है, जब हम छोटे छोटे थे ना, बच्चे छोटे बच्चे थे, तो उस टाइम पे आपकी टीवी के ऊपर, आपके शो पे टीवी पे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज, आज भी होती हैं, पहले भी होता था, तो टीवी के ऊपर अलग अलग कंट्रीज की साइड से, चाइना का अलग से, अमेरिका का, तो कंपनी अलग अलग, आजकल तो हॉलीवुड कॉमन हो गया इंडिया के अंदर, बट एक वक्त था जब अपनी इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, बढ़ रही थी, चालू हुई थी बेचारी अच्छे से। उस टाइम पर अमेरिकन जो कंपनीज थी, जो ऑलरेडी हॉलीवुड जो बेसिकली हम बात बोल जानते हैं, वो ऑलरेडी कंपटीशन लाना चाह रहा था इंडिया के अंदर, तो उसी कंपटीशन को रोकने के लिए इंडिया के सेंसर बोर्ड ने, सुनना कहानी, सुनना रियल कहानी, इंडिया के, हाँ बॉलीवुड भी है बेटा, समझ में आया, हाँ भैया भोजपुरी मूवी लगा लो यहाँ पे, नलायकों में है, हाँ लगा वे तू जो लिपस्टिक, नलायको, सुनो ध्यान से। तो हुआ क्या, क्या हुआ, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म सेंसर बोर्ड ने क्या क्या डिसाइड किया कि अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन जो कंपनीज है, फिल्म इंडस्ट्री मेकिंग कंपनी है, कंपनी है, उसे हम अलाउ नहीं करेंगे, उन्हें हम इंडिया में अलाउ नहीं करेंगे अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। तो एक तरीके से डायरेक्टली बैन लगा देता अमेरिकन कंपनीज के ऊपर, जो वहां की फिल्म मेकिंग कंपनीज थी, तो उन्हें बैन कर दिया गया, भैया तुम यहाँ पे फिल्म ज्वाइन नहीं कर, लॉन्च नहीं कर सकते। तो हुआ क्या, लेकिन उसी टाइम पर ब्रिटिश, जो यूरोपियन कंट्रीज थे, ब्रिटिश वाला पार्ट था, उनके ऊपर हमारा कोई बैन नहीं था। तो अमेरिका की कंपनी ने, एक फिल्म मेकिंग कंपनी ने क्या किया, एक दिमाग लगाया, दिमाग ये लगाया कि भैया वो क्या करेगी, वो डायरेक्टली इंडिया के अंदर कॉम्पीट नहीं करेगी, सुनना कहानी क्या बोल रहा हूं, वो डायरेक्टली इंडिया में कॉम्पीट नहीं करेगी, वो क्या करेगी, वो थ्रू करेगी, एग्जांपल ब्रिटिश कंपनी के थ्रू वो इंडिया में फिल्म लॉन्च करेगी, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी को अलाउड था। और एक्चुअली क्या किया उसने, इसी पर्पज से क्या किया, उस ब्रिटिश कंपनी की 90% से ज्यादा का स्टेक, उस ब्रिटिश कंपनी का 90% से ज्यादा का स्टेक, कॉमन चीज समझो, 90% स्टेक मतलब होल्डिंग सब्सिडरी केस कंपनी केस आ गया, उसे 90% स्टेक कंपनी का क्या किया, अपने पास रख लिया गाइस, उसके पास था, किसके पास था, अमेरिकन कंपनी के पास था। तो एक्चुअली एट द एंड क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी का पूरा मैनेजमेंट किसके पास हुआ, अमेरिकन कंपनी के पास हुआ, और ब्रिटिश कंपनी के थ्रू इंडिया में फिल्म लॉन्च करने की बात आई। जब पता चला, बाद में चीज निकल के आई कि एक्चुअली भाई पागल थोड़ी है सेंसर बोर्ड, उसने पूरा चेक किया, वेरीफाई किया, तो उसे डाउट लगा नहीं यार कि जो कंपनी है वो प्रैक्टिकली एक ब्रिटिश कंपनी नहीं, उसका कंट्रोल, उसका कंप्लीट मैनेजमेंट जो पार्ट है वो अभी भी अमेरिकन कंपनी के पास में ही है, मतलब उस कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी स्टेकिंग अमेरिकन कंपनी के पास है। तो यहां पर डिनाई कर दिया गया, लेकिन इस बात पे गुस्सा होकर उस कंपनी ने केस फाइल कर दिया सेंसर बोर्ड के ऊपर, बोले ऐसे कैसे नहीं करने दोगे, आपने अमेरिकन कंपनी को मना किया है, आप ब्रिटिश कंपनी को कैसे रोक सकते हो। गाइस मुझे बताओ, ये पता करने के लिए कि एक्चुअली जो कहानी मैंने बोली आपको, ये पता करने के लिए क्या किया गया होगा कि एक्चुअली उस एफजी फिल्म लिमिटेड जो कंपनी थी, बात करता हूं, जो एफजी फिल्म लिमिटेड कंपनी थी, उसके पीछे कौन से लोग हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, ये जानने के लिए बताइए मुझे क्या किया होगा कोर्ट ने, टेल मी। हाँ, कौशल करण नालायक रह गई मीम, बेटा आजकल मैं बड़ा ध्यान देता हूं, मैं मीम कंटेंट तुम्हें दूंगा ही नालायक को, तुमने बड़े मीम बनाए मेरे, हाँ
यस सर, मैंने ही पूछा था। हाँ अभी तो गाइस टेल मी, बताओ मुझे ये पता करने के लिए कि एक्चुअली उस कंपनी के पीछे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, या उसके पीछे कौन से लोग हैं, क्या किया जाएगा, कोर्ट ने क्या किया होगा। सोचो सोचो सोचो। हाँ नालायक, बताओ बताओ भैया बताओ, क्या किया होगा। क्या गाना थोड़ी गाऊंगा। हाँ, तेरा नाम है ना। हाँ वेरी गुड, ऑर्डर पास किया होगा लिफ्टिंग का, और वही हुआ था। आओ दिखाता हूं, रीडिंग करना। कह रहा भैया सिंपल सी बात सुनना। कह रहा एन अमेरिकन कंपनी फाइनेंस द प्रोडक्शन ऑफ ए फिल्म। उसने फाइनेंस दिया किसको, इन इंडिया, कि इंडिया में फिल्म प्रोडक्शन करना है। कह रहा इन द नेम ऑफ ब्रिटिश कंपनी, खुद के नाम से डायरेक्टली नहीं आई वो अमेरिकन कंपनी, अपने नाम से नहीं आई। उसने क्या किया, पैसा दिया इंडिया में फिल्म प्रोडक्शन करने के लिए एक ब्रिटिश कंपनी के नाम पर। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन कंपनी हैड 90% ऑफ शेयर इन दैट ब्रिटिश कंपनी। इस ब्रिटिश कंपनी के अंदर इसी अमेरिकन कंपनी का 90% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग था। आगे पढ़ना। कह रहा था क्या हुआ, द फिल्म वॉज रिफ्यूज टू बी रजिस्टर्ड एज ब्रिटिश फिल्म। इंडिया में इस फिल्म को रोक दिया गया एज ए ब्रिटिश फिल्म के रूप में, कि भैया ना 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 ना, ये ब्रिटिश फिल्म थोड़ी है। और जब रोका गया तो इस कंपनी ने क्या किया, केस फाइल किया। और जब केस फाइल हुआ तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने डिसीजन दिया, हेल्ड मतलब डिसीजन दिया। क्या डिसीजन, द डिसीजन वाज वैलिड सिंस द ब्रिटिश कंपनी एक्टेड एज द नॉमिनी ऑफ द अमेरिकन कंपनी। बोला भैया तुम तो एक ही हो, तुम तो एक ही हो, तू भी गोरा तू भी गोरा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोला। बोला भाई तुम तो एक ही हो। एक मतलब सिंपल सी बात, जब किसी कंपनी की 90% होल्डिंग किसी कंपनी के पास में है, तो भैया उसको पूरी कंट्रोल कौन कर रही है, अमेरिकन कंपनी कर रही है। तो कोर्ट ने बोला तुम अलग नहीं हो, तुम सेम ही हो। इसीलिए कोर्ट ने क्या किया, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करके देखा, ताकि पता चल सके कि पीछे कौन था। और याद रखना, ये रियल सुन लो, जब भी कभी ऐसी कंडीशन आएगी, नौबत आएगी कि भैया लगेगा कि इस कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ डिफ्रॉडिंग पार्ट हो रहा है, कुछ इंप्रॉपर कंडक्ट हो रहा है, कोर्ट हमेशा यही एक्शन लेता है। कोर्ट हमेशा याद रखना, वो यही एक्शन लेगा, उस कंपनी की कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करके देखेगा, ताकि पता चल सके पीछे कौन है। बोलो क्लियर हुआ। यस बेटा, अंश एग्जैक्टली, कौशल कोर्ट विल पास आउट लिफ्टिंग कॉर्पोरेट। यस एग्जैक्टली बेटा, वही हुआ था। समझ में आ गया गाइस। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है पार्ट हमारे पास में। बताओ बताओ बताओ, टेल मी, डन डन डन। चले, तो बेसिकली हमारे पास जो मेन प्रोविजन थे वो यही वाले थे। मैंने एक्स्ट्रा बुक में डाले हुए प्रोविजंस, तो एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ने, एक्स्ट्रा इंटर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके आओ, एक्स्ट्रा प्रोविजन इंटर के लिए छोड़ रखे मैंने, बट हाँ हिंट दे रखा है। तो लीजिए गाइस, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मेन जो पैरा पार्ट था हमारे पास में खत्म हो गया। तो क्या मैं एक नया पार्ट चालू कर सकता हूं आपके पास में, बताओ बताओ, स्टार्ट करें नया पार्ट। हाँ जी, तो ये पार्ट रिवाइज हो गया। अभी कह रहा मैंने नहीं देखा आपका मीम, बेटा बस पूछ मत। कभी नागिन बनाया इन्होंने मेरे को, है कभी कंपनी पैदा करवाई, क्या क्या काम करवाए। हाँ टेल मी बताओ मुझे। कह रहा मैंने नहीं देखा, कुछ तो छोड़ा इन्होंने, जंगल, मोगली, है कच्चा बादाम, सब ले लिया इन लोगों ने, नालायकों ने। अच्छा बताओ बताओ, टेल मी, क्या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल वाला पार्ट क्लियर है गाइस। हाँ अनमोल, लिफ्टिंग से पहले केस डलता है बेटा, क्योंकि लिफ्टिंग का काम, लिफ्टिंग का जो पार्ट है ना, वो मेंबर्स के पास नहीं, कोर्ट के पास है। अगर तुम्हें किसी कंपनी पे, अगर मान लो सिंपल सी बात, तुम्हें लग रहा नहीं यार जो मुझे नुकसान हो रहा है, दिक्कत हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, कंपनी की वजह से हो रही है, इन दैट केस बेटा, तो वहां पर कोर्ट में जब कैसे केस फाइल करोगे, तो कोर्ट विल पास एन ऑर्डर टू लिफ्ट द वेल, वो उसको लिफ्ट करवा देगा, है ना। थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, चेक करने के लिए कि एक्चुअली हु आर द रियल पर्सन बिहाइंड सच लॉस, और क्या लिखा, अच्छा दिन अनालायक दिन चेक पूजा, कहीं समझ में आ, चले आगे। हाँ पर्दे वाली मीम तो वायरल हो गई थी, हाँ रोशनी पता है मुझे बेटा, वो तो बड़ी वायरल की थी तुमने, वायरल किया ना, वायरल। एक बाबा जी, एक मीम कंटेंट, पता नहीं क्या क्या, छोड़ो भैया क्यों भावनाओं को बहला रहे हो। आओ बढ़ते हैं आगे। चलो चाहते ये छेड़ते हैं, पता तुमको, जानबूझ के पंगे लेते हैं ताकि कुछ ना कुछ दोबारा हरकतें करूं और वो दोबारा कैप्चर करें। ना ना ना, मैं बड़ा सावधान हूं इस बार, पता है। हाँ गली मोहल्लों से निकलता हूं, बोलता हूं वही जरा पर्दे वाला बाबा, पर्दे वाला बाबा, नालायको। सुनो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कंटेंट इज गाइस, बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट, इजी कंटेंट है बट इंपॉर्टेंट है गाइस, सुनो ध्यान से बात को। लेट मी टेल यू, क्योंकि ये जो पार्ट आप पढ़ने वाले हो, इसी के ऊपर आपके पास इंटर वाले पार्ट में टॉपिक आता है, लेकिन वहां पर कंटेंट लिखा हुआ नहीं है बट अवेलेबल है वहां पे। तो टॉपिक क्या है, हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में गाइस। द टाइप्स ऑफ कंपनीज, जान लो आज ध्यान से, कंपनीज की टाइप के बारे में। तो पहले मैं रिवाइज कराऊंगा इस पार्ट को, और भी दूंगा, और फिर इसको रिवाइज भी करेंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपनीज हैं जिनमें एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो मैं पूरा डिस्कस हम लोग क्लास में भी करेंगे अपने पास, ठीक है। हाँ
ना कौशल सबसे नालायक कौशल ही है। हाँ हाँ, नालायक अभी कह रहे हैं बेटा। संतोष सर की कॉमेडी का लेवल अलग है बेटा, उनकी कॉमेडी का लेवल ही अलग है बेटा। हाँ, ब्रह्मा जी, अमृत का वरदान। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। कंपनी कितने टाइप की होती है, सुनो ध्यान से, पहले जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है? आओ समझते हैं कंसेप्ट को। सुनो 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 भाई लोगों, बात करते हैं पहली कहानी। एक्चुअली कंपनी का पैटर्न आज से तो नया नया तो खुला नहीं है, तो कंफर्म है। बचपन से सुनते आए हो, अपने स्कूल की बुक्स में पढ़ते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम सुने ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनीज की क्राइटेरिया है बेटा, एक होता है चार्टर कंपनीज, एक होता है चार्टर प्लीज मैं रिवाइज कर रहा हूं, सुनते रहो ध्यान से। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमारी जो पेड क्लासेस हैं उसके अंदर कंटेंट ऐसे नहीं पढ़ाया, उसे पूरा डिटेल में लिखवाया हुआ है मैंने। यहां मैं सिर्फ रिवीजन दे रहा हूं आपके पार्ट में, ठीक है? ओके चलो, क्योंकि मान रहा हूं कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ पार्ट, इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं। नंबर 2 चार्टर, दूसरा पार्ट है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी पार्ट नंबर 2। ये कैटेगरीज बता रहा हूं, कैटेगरीज है कंपनी की। नंबर 3 रजिस्टर्ड कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज, ठीक है? अभी हो रहेगा अदर कंपनी, लेकिन हम 3 मेनली बात इसमें लेके चलते हैं। सुनो, आओ बात करते हैं गाइस, सुनना समझना पार्ट को, ताकि क्लैरिटी रहे आज के बाद में। प्लीज सुन लो, बहुत जरूरी, क्योंकि एक्चुअली आपको बेशक होता नहीं, मुझे कंपनी पता है टाइप ऑफ कंपनी, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में अगर याद नहीं रहा ना, तो हमेशा चीजें मिक्सअप रहेंगी डेफिनेटली, डैम श्योर फॉर दिस, ठीक है? तो आइए पहली बात करते हैं। हाँ, अभी फोकस करते हैं। तो गाइस चार्टर बोलते हैं, आदेश को बोलते हैं चार्टर, है ना? नॉर्मली एक अध्यादेश को बोलते हैं बेसिकली। ये वक्त है, ये तब वो कंपनीज को बोलते हैं जो वक्त, जिस वक्त में राजा या रानी के ऑर्डर से कोई कंपनी बनाया जाया करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये कंपनीज कौन सी कंपनीज है गाइस? सर ये कंपनीज हैं जो किंग या क्वीन के ऑर्डर पे बनाई गई थी। तो ऐसी कंपनी जो किस पे बनती है, विच आर फॉर्म्ड, इन्हें याद करनी है, सुन लो खाली, जिन्हें बनाया गया ऑन द ऑर्डर, मतलब चार्टर ऑफ, ऑर्डर या आई कैन यूज द वर्ड द चार्टर ऑफ किंग और क्वीन। राजा या रानी के आदेश पर जो कंपनी बनाई जाया करती थी, उन्हें बेटा हम चार्टर कंपनी कहते हैं। नंबर 1, यस। नंबर 2 पे आता, हाँ, राजा रानी के ऑर्डर पे, यस। दूसरे पे आता हूं, क्वीन विक्टोरिया, एलिजाबेथ, सुना ना, हाँ वो वाला। दूसरी कंपनी जिनको हम पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, और इनको डिटेल में आप पढ़ोगे इंटर वाले पार्ट में, वहां पढ़ाऊंगा डिटेल के अंदर, ठीक है? अभी सुन लो खाली। तो नंबर 2 इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनीज। क्या होती है गाइस? स्टैट्यूट का मतलब ही होता है एक्ट, एक्ट को बोलते हैं। तो मतलब ऐसी कंपनी जिनके कोई स्पेसिफिक एक्ट है, मतलब सिंपल सी बात, अंडर स्पेशल एक्ट। द कंपनीज फॉर्म्ड अंडर ए स्पेशल एक्ट, जिन कंपनीज का अपना अलग से एक्ट है। इवन योर आईसीआई, आईसीआई वो भी कंपनी है गाइस, रिमेंबर? एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये बेसिकली वो है बेटा, नाबार्ड, इरडा, एसिडबी, ये कौन है? यस बेटा, दीज आर दोज कंपनी विच आर हैविंग देयर सेपरेट एक्ट, जिनके अपने अलग से एक्ट हैं, जिनके अपने अलग से एक्ट हैं। तो जिन कंपनीज के अपने अलग से एक्ट होते हैं गाइस, यस बेटा, 1949 आईसीआई एग्जैक्टली, जिन कंपनीज के अपने अलग से एक्ट होते हैं बेटा, उन्हें स्टैट्यूटरी कंपनी कहा जाता है, स्टैट्यूटरी कंपनी कहा जाता है। तो चार्टर अलग होता है, स्टैट्यूटरी अलग होता है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में आपको भी फाउंडेशन लेवल तक पढ़ना है, वो पढ़ना है रजिस्टर्ड कंपनीज के बारे में। अभी जो टाइप आप पढ़ने वाले हो, दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स गाइस। रजिस्टर्ड कंपनीज, सिंपली बात याद करो, आपने पहला वर्ड ही यही सीखा था, आपने अपने कंपनी एक्ट की शुरुआत ही यहीं से की थी कि कंपनी मतलब वो कंपनी, कंपनी कहलाएगी जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। A company which is incorporated under the Company Act 13 or under any of the previous company law, है ना? हाँ जी, तो उसको कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? अपने पास में रजिस्टर्ड कंपनी बोलते हैं। तो प्रैक्टिकली आज के दिन की बड़ी रिक्वायरमेंट है कि कंपनी का रजिस्टर्ड होना जरूरी है गाइस, रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। हालांकि इसके अलावा भी कंपनी होती है, कंपनी नोटिफाइड बाय सीजी, नोटिफाइड बाय सीजी, कंपनी नहीं थी, कंपनी बना दी गई। तो ये आपको इनिशियली सुन लो खाली, यहां से समझने के लिए, कंपनी एक्ट सिर्फ उन कंपनीज पर ही एप्लीकेबल नहीं है जो कि रजिस्टर्ड है, उन पे भी एप्लीकेबल है गाइस जिनके अलग से अपने एक्ट हैं। चाहे स्टैट्यूटरी कंपनी कहूं, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी,
पावर जनरेशन कंपनी जो बिजली बनाती है उन कंपनीज पे एप्लीकेबल है, और नोटिफाइड बाय सीजी जो कंपनी नहीं थी बट कंपनी बनाई दी गई, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एमटीएनएल, सुनते हो ना, ये कंपनीज जिनको बना दिया गया, थी नहीं भैया, समझ रहे क्या बोल रहा हूं, बीएसएनएल। तो प्रैक्टिकली क्या हुआ, नोटिस देके नोटिफाई कर दिया कि आज से कंपनी कहलाएगी। तो ये बात जो डिटेल में पढ़ोगे, ये पूरा डिस्कशन तो आएगा आपके इंटर वाले पार्ट में। अभी समझ लो कितना आने वाला है, अभी कितना रिवाइज करना है। अभी आपको फोकस करना है अपनी मेनली रजिस्टर्ड कंपनीज के ऊपर, जहां पर मेनली आपने आज तक दो कहानी सुनी होगी। पहली कहानी, एक कंपनी प्राइवेट, दूसरी कंपनी पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। बहुत बार मन में ख्याल आता होगा यार कि ये जो 2013 की बातें करते हैं, जबकि कंपनी एक 13 से पहले था 1956। ऐसा क्या रिक्वायरमेंट हुआ कि चेंजमेंट आए? गाइस, इंडिया में कंपनीज तो थी प्राइवेट पब्लिक, जो लोग बोलते हैं प्राइवेट पब्लिक, आज भी प्राइवेट पब्लिक ही है, बट प्रैक्टिकली क्या हुआ, कैटेगरीज बहुत कम थी। कैटेगरीज बहुत कम थी क्योंकि इंडिया की जो बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट थी वो अलग थी, और कंपनीज की जो टाइप्स थी वो कम थी। तो इसलिए क्या किया गया, कंपनीज के टाइप्स में बहुत सारी कैटेगरीज को ओपन कर दिया गया। स्मॉल कंपनी, निधि कंपनी, 1% कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ये कंपनीज के पार्ट तो अलग से बना दिया गया। तो वहीं से हमारे पास में पार्ट निकल के आता है रजिस्टर्ड कंपनी और उनकी सब कैटेगरीज, उसके भी हिस्से हैं, उसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो वही हम पढ़ने वाले हैं अभी कि एक्चुअली प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी का जो पार्ट है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। हमारी जो अपनी रिवीजन बैच में कवर करेंगे, हमारे रिवीजन में हम जो कवर करेंगे हम कवर करेंगे बेटा, एक तो 1% कंपनी, ओपीसी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर 1। दूसरा हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पास में होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। एग्जाम में याद रखना, मैक्सिमम टाइम रिपीटिशन के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं जब से फाउंडेशन लॉन्च हो, तब से होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज पर बैक टू बैक क्वेश्चंस आए हैं गाइस, बैक टू बैक क्वेश्चंस आए हैं, और छोटे क्वेश्चन नहीं आए, 4 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर हमेशा। तो ओपीसी के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछा गया स्टार्टिंग में, उसके बाद पैटर्न बना होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी के बारे में। उसके बाद में आपसे कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि गवर्नमेंट कंपनी किसे कहते हैं, या फिर बेसिकली अगर बोलूं तो हमारे पास सेक्शन 8 कंपनीज। तो ये 3 क्राइटेरिया कंपनीज के जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आते हैं एज पर फाउंडेशन लेवल, वो हम अभी कवर करने वाले हैं। चले, इसके अलावा एक और कंपनी और लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। हालांकि लायबिलिटी के बेसिस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूं आप लोगों से कंपनीज के बारे में, लिमिटेड बाय कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनीज, ठीक है। तो वो पार्ट, ये 4 पार्ट, 3 नहीं 4 पार्ट ले रहा हूं, ये 4 पार्ट रिवाइज कराता हूं। ये चारों पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया इनमें से आएगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आओ बात करते हैं, चलो भैया। तो आओ देखा जाए हमारी कंपनी के पार्ट को। तो नॉर्मली कुछ पार्ट तो आपने देख ही लिया भैया। ऐसी कंपनी जिन्हें क्वीन या किंग की ऑर्डर बनाया जाया करता था, चार्टर कंपनी। कंपनी जिनका अलग से अपना अलग से कोई एक्ट होता था, सब्सिट्यूट कंपनी। रजिस्टर्ड में आता है भैया, जो बेसिकली आप पढ़ रहे हो 13 या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में बनाई, उन्हें बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। अब बेसिकली इसके अलावा भी कंपनीज की कैटेगरी डिवाइड की गई लाइक ओनरशिप के बेस के ऊपर, लायबिलिटी के बेसिस के ऊपर, जिन्हें हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो ओनरशिप के बेस पर गवर्नमेंट, रिमेंबर प्राइवेट, पब्लिक, अब इसी पार्ट में आते हैं हमारे सब कैटेगरी के ऊपर। आओ स्टार्ट करते हैं। तो पीएफआई नहीं पढ़ना, पीएफआई ये पार्ट मैंने एक्स्ट्रा दिया कंटेंट में, ध्यान रखना बुक के अंदर, ठीक है। आओ भैया आओ, चलो चलो, नोटिफाइड बाय सीजी नहीं पढ़ना, यहां से पढ़ना है। तो पहली कंपनी पिक कर रहा हूं मैं आपके पास में, नंबर 1, सुनो ध्यान से बात को, गवर्नमेंट कंपनी। सुनो 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 भाई लोगों, गवर्नमेंट कंपनी, फिर स्टेप बाय स्टेप आऊंगा, प्राइवेट, पब्लिक, सेक्शन 8, ओपीसी, सबकी बात करता हूं। सुन लोगे तब भी मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। और जहां पे बताऊंगा पूरा पार्ट पढ़ने का, पूरा पार्ट पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके, सुनो ध्यान से। पहला वर्ड आज की बात, ये वर्ड आगे भी आएगा मेरे भाई, तुम्हारा लो, तुम्हारा खास कंपनी लो पीछे नहीं छोड़ने वाला, सेम कंटिन्यू होने वाला आगे भी। तो पहला वर्ड आता हमारे पास में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी गाइस, किसे कहा जाता है। और मैं यहां पे क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ध्यान रखना। आई एम गिविंग यू क्वेश्चन हियर, एक प्रॉपर केस स्टडी क्वेश्चन बोलूंगा, मुझे बस रिप्लाई करना क्या आंसर आएगा, ठीक है। पहले मीनिंग समझते हैं फिर क्वेश्चन दूंगा, सुनना। तो यस एग्जैक्टली, आरबी बेटा कंपनी का पार्टी, यस। तो पहला वर्ड समझना, नंबर 1, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है बेटा। कह रहा भैया एक ऐसी एनी कंपनी विच इज हैविंग नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्शियल बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब बेटा एक ऐसी कंपनी, सुनना सुनो, एक ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा जिस कंपनी के अंदर 51% या उससे ज्यादा का स्टेक, उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास में है या फिर दोनों को मिला के है। अगर दोनों का मिला के भी
51% से ज्यादा का स्टेक है, तो याद रखना बेटा, दैट कंपनी विल बी टर्म्ड एज गवर्नमेंट कंपनीज। और आप पहले भी पढ़ चुके हो, बताया था मैंने एमओए के पार्ट में कि गवर्नमेंट कंपनी के साथ में जो वर्ड लगाया जाएगा, द वर्ड इज लिमिटेड। रिमेंबर, ये वर्ड याद है तो याद रहेगा मीनिंग कि गवर्नमेंट कंपनी का मतलब वो कंपनी जिस कंपनी के अंदर 51% से ज्यादा का हिस्सा, पेड अप शेयर कैपिटल, जो पैसा दिया हुआ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, पूरा सेंटर फुल्ली हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, या फुल्ली ऐसी स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या दोनों का मिला के भी हो, उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। आई एम गिविंग ए क्वेश्चन, रिप्लाई करना मुझे, ठीक है। लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए, जैसे कंपनी गाइस, एक कंपनी है, ठीक है, इसका नाम है चिपकू। चिपकू इज ए कंपनी गाइस, ठीक है, चिपकू कंपनी है, सुनो ध्यान से बात को। चिपकू इज ए कंपनी गाइस, चाहे मैं चिपकू प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और देखो ध्यान से, चिपकू प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि मैंने बताया था, याद रखो, गवर्नमेंट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड एज ए प्राइवेट कंपनी, एज ए पब्लिक कंपनी ऑल्सो, दोनों पार्टी फॉर्म हो सकती है, बट वर्ड बाद में लिमिटेड लगेगा बाद में। फिर जवाब देना, दो क्वेश्चन पूछता हूं। पहला प्रश्न, चिपकू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो कि मुंबई में है, हुआ क्या सुनना कहानी में। इस चिपकू कंपनी के अंदर अच्छा वाला काम कर रही, बिजनेस कर रही थी, तो क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस चिपकू कंपनी के अंदर 35% का स्टेक है। 35% का स्टेक मतलब शेयर होल्डिंग है। पेड अप शेयर, चिपकू कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल में 35% इज होल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रश्न बताओ, क्या यहां पर चिपकू कंपनी, अभी पूछूंगा, खत्म नहीं हुआ, वन स्टेप समझाऊंगा, क्या यहां पे चिपकू प्राइवेट लिमिटेड इज टर्म्ड एज पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, यस और नो? जवाब दो, रिप्लाई करो। Here चिपकू प्राइवेट लिमिटेड विल बी टर्म्ड एज ए गवर्नमेंट कंपनी, यस और नो? नो। क्यों सर, कोई 50% नहीं हुआ। आगे आता हूं, दूसरा केस, अब इसी में कंटिन्यू करता हूं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का है 35%, लेकिन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, द स्टेट गवर्नमेंट, उसका है बेटा करीबन 12%, 12%। जवाब दो, क्या अब ये गवर्नमेंट कंपनी बनी? बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग 35%, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज हैविंग 12%, क्या बन गई चिपकू कंपनी गवर्नमेंट कंपनी? रोशनी, अनमोल, यश, कौशल, जवाब दो। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और इसके तुम्हारी बुक के जो तुम्हारे एंड है उसके बारे में क्वेश्चन, मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक दिया अलग से, केस लो क्वेश्चंस। बताओ, बनी? सर 35 + 12 नहीं बनी, 47 ही हुआ, ठीक है, नहीं बनी ना, श्योर हो? अच्छा, आगे अगला, इसी कंपनी के अंदर जो आपके पास में दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट का भी इस कंपनी के अंदर 10% स्टेक है। नाउ प्लीज टेल मी, 35, 12, 10, क्या अब ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बनी, यस और नो? 35% stake held by the central government, 12 is with the Maharashtra government and 10% will be held by the Delhi government. क्या अब ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, यस और नो? नाउ प्लीज टेल मी द आंसर। अब जवाब दो। तो कैसे क्वेश्चन पढ़ना होता है, कैसे क्वेश्चन के अंदर लाइनों को चेक करना होता है, आपको अपने प्रोविजन से ही आइडिया मिल जाता है मेरे भाई। देखो, जो यहां लिखा उसी को अप्लाई किया, क्योंकि फुल्ली सीजी के पास नहीं है, ठीक है, फुल्ली एसजी के पास नहीं है, ठीक है, पार्शियल तो है, तो लोग कहते हैं पार्शियली भी, पार्टली भी अगर गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट के पास में है, दैट कंपनी विल बी टर्म्ड एज गाइस गवर्नमेंट कंपनी। बोलो क्लियर हुआ? यस सर, अब गवर्नमेंट कंपनी है। क्लैरिटी मिली इसके ऊपर? याद रहेगा, समझ में आ गया? आगे लिखा भी है भाई, जो कंपनी सब्सिडरी होती है गवर्नमेंट कंपनी की, वो भी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है। याद रखना, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी होगी। अगर मान लो मैंने कहा कि चिपकू कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, बोले आपने, है ना, और मैंने बोला चिपकू कंपनी की एक और कंपनी थी, चिपकू कंपनी होल्डिंग कंपनी है, एक और कंपनी का नाम है नीलू, तो नीलू प्राइवेट लिमिटेड की अगर ये होल्डिंग है, तो नीलू कंपनी जो है वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी बेटा, याद रखना। बोलो क्लियर हुआ? यस बेटा, बिकॉज एज दिस इज 52% एंड फाइनली द सब्सिडरी विल आल्सो बी टर्म्ड एज द गवर्नमेंट कंपनी। बोलो क्लियर हुआ? डन? आगे? यस बलिराम, एग्जैक्टली क्लियर है। आगे आते हैं, द नेक्स्ट वन इज, आगे आ जाओ बेटा, ये नहीं पढ़ने का, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो वो लिखा है बकायदा, बुक में मेंशन भी किया है कि दिस पर्टिकुलर पार्ट इज एप्लीकेबल फॉर इंटरमीडिएट। यहां जो मैंने गवर्नमेंट कंपनी वाले पार्ट दे दिया आपको पढ़ने के लिए, ये आप पर एप्लीकेबल नहीं है, दिस विल बी हेल्ड इन, हम पढ़ेंगे अपने पास में, अपने काम है इंटर वाले बारे में पढ़ाऊंगा, तो लिख दिया मैंने स्पेसिफिकली, बुक के में मेंशन किया हुआ है। आगे आओ, नेक्स्ट पे आते हैं। लो भैया, जिसका तुम्हें था इंतजार, किसका इंतजार था?
हमने अभी भी लिखा भैया होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, यही पढ़ेंगे। पहले वर्ड है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। सुनो 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 भाई लोगों, बात करते हैं गाइस, किसे कहा गया है होल्डिंग, किसे कहा गया सब्सिडरी। आई थिंक सबको आइडिया है, इस टाइप के सब पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इस पे पार्ट लेने वाला हूं, सुनना। क्योंकि एक्चुअली ना खाली इतना ही काफी नहीं कि होल्डिंग कंपनी का मीनिंग ये, सब्सिडरी का मीनिंग ये, ऐसा नहीं पूछा गया था। अगर मैं बताऊं, जब फाउंडेशन लॉन्च हुआ था उस टाइम पे 6 नंबर में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, जहां पर एक 6 मार्क्स में करीबन ज्यादा नहीं तो 8 से 10 लाइनों में क्वेश्चन दिया गया था। बच्चा बोले क्वेश्चन कहां से आ गया पता नहीं, और वहां पे पूरा क्वेश्चन होल्डिंग सब्सिडरी क्वेश्चन था। उसके बाद भी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन फर्क समझना क्या डिफरेंस आता है। स्ट्रेटली नहीं पूछता, घुमा के पूछता है। घुमा के मतलब अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है, अपने आप आंसर दे पाओगे। सुनो ध्यान से, मैं रिवाइज करवा रहा हूं पार्ट को। तो पार्ट है गाइस, पहले मीनिंग समझते हैं, होल्डिंग क्या है, सब्सिडरी क्या है। तो कल ही हम लोगों ने बात की थी, याद करो, कि होल्डिंग कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी, जैसे मैंने अपना नाम लिया था कि अगर मैं एक कंपनी और तुम भी सारी कंपनी, एग्जांपल तुम भी छोटी 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 कंपनी, छोटी छोटी कंपनी हो, है ना, इतनी इतनी कंपनी हो, है ना। हाँ, अनमोल कह रहा, लेकिन दिसंबर वाले में आ गया था। अरे आया था बेटा, पता है मुझे बेटा, अनमोल पता है बेटा मुझे, इंटर वाले बच्चों के पास भी आया था टॉपिक, यस एग्जैक्टली। हाँ, मैं फाउंडेशन की बातें कर रहा हूँ बेटा। हाँ, अब बता, चलो सुनो सुनो से बात को। उस पर बोनस नंबर मिले थे, नाइस। सुनो 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 भाई लोगों, बात समझना, क्वेश्चन मेरा, बात समझना। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, थिंक लाइक दिस, इसको ऐसे समझते हैं। तुम सब कंपनीज हो, अपने आप को समझ लो कंपनी, अपने नाम क्या क्या लगा लो, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड जो लगा लो, यूज द वर्ड, ठीक है। तो मैं भी कंपनी हूं, ठीक है, मैं भी कंपनी हूं। अब मैंने क्या किया ना, पता है, मैंने तुम जितनी कंपनीज हो ना, सुनना, मैंने तुम्हारी कंपनीज के अंदर, तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, मैंने तुम्हारी कंपनी के अंदर 2 राइट रखे हैं बेटा, समझना, सुनना ध्यान से बात को। देयर 2 राइट्स गाइस, फर्स्ट समझना। पहला राइट तो तुम्हारी कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सुनना, रिवाइज करवा रहा हूं, तुम्हारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, दैट वी कैन से, तुम्हारी कंपनी के अंदर जितने भी डायरेक्टर चूज किए जाएंगे उसका मेजॉरिटी मतलब 75% मिनिमम पार्ट जो डायरेक्टर्स हैं वो मैं डिसाइड करूंगा। अगर तुम्हारी कंपनी में 75% या उससे ज्यादा का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट मैं कंट्रोल करता हूं, मैं डिसाइड करता हूं, नंबर 1। और लिखा है, या फिर और में क्या, या फिर मैं तुम्हारी कंपनी के अंदर 51% से ज्यादा का स्टेक, 50% से ज्यादा का स्टेक तुम्हारी कंपनी में कंट्रोल करता हूं, 1/2, मोर देन हाफ, 50% से ज्यादा का तुम्हारा शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल विल बी हेल्ड बाय मी, मेरे पास में है। तो भैया सिंपल सी बात समझ लो, मैं तुम्हारी होल्डिंग कंपनी हूं। मैं कौन हूं तुम्हारी, मैं तुम्हारी होल्डिंग कंपनी कहलाऊंगा। और तुम कौन कहलाओगे फिर? सर हम लोग कहलाएंगे आपकी सब्सिडरी कंपनी, है ना। हम भी कहलाएंगे जिगर के छल्ले, है ना। अगर मैं जिगर तो तुम मेरे क्या, बताओ, अगर मैं जिगर तो तुम मेरे क्या, जिगर के छल्ले सर, एग्जैक्टली, हाँ जिगर के छल्ले, हाँ नालायक को। अब बात समझते हैं। तो अगर इसी कंसेप्ट को अगर कंटिन्यू करता हूं आगे और समझाता हूं बात को लेके, तो मुझे रिप्लाई करना, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। बात तो क्लियर हो गई। तो पहला वर्ड तो आया बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी, प्लीज समझना गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी गाइस। तो होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है गाइस ऐसी कंपनी जो 2 राइट रखे बैठी है। कौन से राइट? फर्स्ट इज मोर देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। किसी और कंपनी का, जिस कंपनी की बात कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में पेड अप शेयर कैपिटल वो हेल्ड बाय दिस कंपनी, ये कंपनी के पास में, लाइक मेरे पास में। दूसरा और composition of board of directors, what is the meaning of composition? Majority of board of directors 75% और more, इससे ज्यादा का composition डायरेक्टर्स मैं कंट्रोल कर रहा हूं। तो जिस कंपनी के पास ये राइट होंगे उसे कहेंगे होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी में ये राइट होंगे, एग्जांपल लाइक सुनना ध्यान से, यहां 3 कंपनी है, सुनना। एक का नाम बाबू कंपनी, बाबू प्राइवेट लिमिटेड, एक का नाम है बाबू सोना प्राइवेट लिमिटेड, एक है जादू प्राइवेट लिमिटेड। बाबू सोना जादू, ये 3 कंपनी, प्लीज मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अभी कहानी चल रही, खत्म नहीं हुई कहानी। बाबू सोना जादू, ये तीनों प्राइवेट कंपनी एग्जांपल के लिए। तो मैंने बोला इन तीनों कंपनीज के अंदर मेरे पास ये 2 राइट्स हैं। प्लीज टेल मी गाइस, क्या मैथ इन बाबू सोना जादू टोना, यहां पे नाम लिखता हूं,
यहाँ पे नाम है, कंपनी नाम है छुई मुई, छुई मुई छुई मुई छुई। छुई मुई लिमिटेड के पास ये 2 राइट्स है बाबू सोना जादू प्राइवेट लिमिटेड के पास में। गाइस प्लीज 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 टेल मी, क्या छुई मुई लिमिटेड इन तीनों कंपनी की होल्डिंग कंपनी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? टेल मी, जवाब दो। क्या छुई मुई लिमिटेड इन तीनों कंपनी की होल्डिंग कंपनी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? मेरा क्वेश्चन है। और ये तीनों कंपनी छुई मुई क्या कहलाएंगी बताओ? सर इजी 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 इजी, जवाब दो बेटा। छुई मुई क्या कहलाएगी? सर छुई मुई कहलाएगी इन कंपनी की क्या? वो कहलाएगी बेटा होल्डिंग कंपनी। और ये तीनों क्या कहलाएंगी? सर ये तीनों कहलाएंगी सब्सिडरी कंपनी। अब यहां तक की तो कहानी बच्चे बोलते हैं क्लियर है, हमको हमें आता है। अब मैं इस कहानी को और आगे बढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है? सुनना, यहां पर अब नीचे 2 कंपनीज और हैं। एक है टोना प्राइवेट लिमिटेड, क्या नाम है? टोना प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? और टोना की भी कंपनी, टोना प्राइवेट लिमिटेड, टोना की भी एक कंपनी और है, एक कंपनी और है जिसका नाम है ना, रैनी प्राइवेट लिमिटेड। नाम ऐसे ही मिलते टेढ़े मेढ़े, सुनो ध्यान से। बाबू सोना जादू तीनों सब्सिडरी है छुई मुई की, ठीक है? अब हुआ क्या, जो जादू है ना, जादू दिख रहा, जादू प्राइवेट लिमिटेड, मैंने बोला होल्डिंग कंपनी है टोना प्राइवेट लिमिटेड की। समझ क्या बोल रहा हूं? तीनों की नहीं, सबकी नहीं। जादू प्राइवेट लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ टोना प्राइवेट लिमिटेड एंड टोना प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ जादू प्राइवेट लिमिटेड। मेरा अगला प्रश्न है बेटा, क्या टोना प्राइवेट लिमिटेड भी होल्डिंग, टोना प्राइवेट लिमिटेड भी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी क्या होल्डिंग छुई मुई लिमिटेड की? क्वेश्चन ये है, क्या टोना प्राइवेट लिमिटेड भी सर छुई मुई लिमिटेड की सब्सिडरी कहलाएगी? बोलो यस और नो, क्वेश्चन मार्क, बताओ, बोलो बोलो बोलो, कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? क्वेश्चन है भाई साहब, आया था एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे आया था घूम फिर के, वहां अल्फा बीटा गामा, यस। कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? क्या टोना इज ए सब्सिडरी ऑफ छुई मुई और नोट? यस सर कहलाएगी। बलिराम बहुत बढ़िया, कौशल, रिया, रोशनी वेरी गुड, अनमोल बहुत बढ़िया, अभी कहां गया ना, रिप्लाई करो, हर्षित यस 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 कहलाएगी सर। और पूछू? अच्छा आगे पूछता हूं सर, रैनी लिमिटेड, जो रैनी प्राइवेट लिमिटेड है, ये इसकी एसोसिएट कंपनी है। एसोसिएट का मतलब होता है जिस कंपनी का मिनिमम एटलीस्ट 20% स्टेक दूसरी कंपनी में इन्वेस्टेड हो। मतलब ये टोना लिमिटेड ने इसके 20%, 25% स्टेक रखे हुए हैं, पेड अप शेयर कैपिटल है। जवाब दो बेटा, जवाब दो मुझे, क्या रैनी लिमिटेड छुई मुई की सब्सिडरी कहलाएगी? सोच के रिप्लाई करना मुझे। टोना तो मेरा सब्सिडरी है, लेकिन रैनी लिमिटेड एसोसिएट कंपनी टोना की, तो क्या बेटा बताओ, रैनी प्राइवेट लिमिटेड विल बी ए सब्सिडरी ऑफ छुई मुई लिमिटेड? बोलो बोलो बोलो, क्या कहलाएगी नहीं कहलाएगी? हाँ हाँ बताओ, टेल मी, जवाब दो, जवाब दो, बता भैया बता, कहलाएगी नहीं कहलाएगी? कुछ कह रहे हैं यस, कुछ नो, कुछ यस कुछ नो। बेटे एसोसिएट बोला मैंने, सब्सिडरी नहीं बोला। हाँ, तो क्वेश्चन को कंफ्यूज कराने के लिए वो आपके पास में एसोसिएट जैसे वर्ड डाल देगा, बाकी स्मॉल कंपनी वर्ड डाल देगा। नो, सब्सिडरी, इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि भैया ना 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 नो 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 नो, सब्सिडरी ऑफ ए सब्सिडरी, किसी कंपनी, कोई सब्सिडरी कंपनी जो ऑलरेडी किसी की सब्सिडरी है, वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगी बेटा? उसकी भी सब्सिडरी कहलाती है। ये बात तो क्लियर होगी, लेकिन एसोसिएट कंपनी सब्सिडरी नहीं कहलाती बेटा, इनके मीनिंग अलग होते हैं। तो ये पार्ट समझ में आया? तो यही पूरा पार्ट हमारे पास में अपने नोट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे यू कैन चेक दिस। जो पूरा पार्ट लिखा है ना कि डीम कहलाएगी, कब कहलाएगी, क्या नहीं कहलाएगी, कौन सी, किस पेड अप कैपिटल की बातें कर रहे हो, कि किसी कंपनी जो बोल रहा है ना 50% ऑफ द कैपिटल, सुन लो, ये भी सुन लो, आ जाओ आ जाओ, होता ना 50% से ज्यादा का स्टेक होना चाहिए। कौन सा 50%? किसका 50%? लिखा हुआ है बेटा, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और ओनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, इसके अलावा नहीं। दो ये इसके अंदर, एक तो पेड अप इक्विटी शेयर, दूसरा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, इसके अलावा कोई और शेयर कैपिटल ऐड ऑन नहीं होगी इसमें हमारे पास में। रोशनी करिए एक बार फिर से बता दो, थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। ले बेटा दिखाता हूं, सुनना बेटा, ये पार्ट आपको पता कंफ्यूजन क्यों है बताता हूं। इसको छोड़ो अभी, कौन से पार्ट को?
बेटा एसोसिएट कंपनी का मीनिंग अलग होता है, अभी आएगा आगे। रोशनी अनमोल, एसोसिएट कंपनी का मीनिंग ही अलग है बेटा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया मैंने यहां पे आपको। एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है ओनली जिस कंपनी के अंदर 20% शेयर होल्डिंग हो, और यहां कितना था 50%। ठीक है, ओके। तो वो मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया था। जैसे आपका मीनिंग कराऊंगा एसोसिएट कंपनी का मीनिंग तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अच्छे से। यहां तक क्लियर है? बताओ मुझे, ये क्लियर था कि टोना विल ऑल्सो बी सब्सिडरी ऑफ छुई मुई, ये क्लियर था? रोशनी अनमोल, बलिराम, रिया, अभी, कौशल, ये क्लियर है गाइस? समझ में आया वाला पार्ट? डन है? अभी अच्छे से बताऊंगा बेटा, अच्छे से बताऊंगा। वेंचर बोलते हैं उसको बेटा, इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हैं। अब तो का नाम भी दे दिया उसका। उसका मतलब नॉर्मली मैं बोल देता हूं, पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो उसका मतलब ये होता है बेटा, देखो सुनो ध्यान से, यहां तक क्लियर है? होल्डिंग क्लियर हो गया? डन है? एक होता है एसोसिएट कंपनी, किसे कहते हैं वो अलग मीनिंग है, सुन लो क्या होता है। नॉर्मली बता रहा हूं, पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज कराऊंगा। गाइस अगर मान लो मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी के अंदर 20% या उससे ज्यादा, मिनिमम 20% बट लेस देन 50%, क्या बोल रहा हूं सुनना, मिनिमम 20%, लेस देन 50%, 20% से ज्यादा और 50 से कम अगर शेयर कंट्रोल कर रही है, नॉट मैनेजमेंट, ओनली शेयर कैपिटल, पेड अप पैसा दिया तुमको मैंने शेयर कैपिटल में, तो बेटा क्या बोलोगे? मैं तुम्हारी एसोसिएट साथी कहलाऊंगी, एसोसिएट कंपनी कहलाऊंगी बेटा। क्लियर हुआ? हाँ अनमोल बेटा, ये लो है बेटा, सिंपल सी बात। ये सुना है तूने कभी कंसेप्ट देखा है? ए का पार्ट बी, बी का पार्ट सी, सुना है? अगर ए है ना, अगर बी ए का पार्ट है, ठीक है, और सी बी का पार्ट है, तो बता सी ए का पार्ट हुआ नहीं हुआ? नलायक, मैथ पढ़वाएगा मुझसे, मयंक सर से पढ़ा रहे हैं, मयंक सर पढ़ो, उनका खून पियो नलायक को। ये सुना है ना? अगर बी ए का पार्ट है और सी बी का पार्ट है, तो सी बी किसका पार्ट हुआ? नलायक। सेम कंसेप्ट यहां पर है। अगर जादू सब्सिडरी है छुई मुई की और टोना सब्सिडरी है जादू की, तो ये भी किसके पार्ट कहलाएगी? इट ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। बोलो क्लियर हुआ? मुश्किल था, अब बता। यस सर क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया। डन है गाइस? वेरी गुड, समझे? डन। चलो, तो ये पार्ट, बाकी जो पार्ट टाइप ऑफ कंपनी वाले पार्ट है बेटा, वो वाला पार्ट इवन ओपीसी और सेक्शन 8 कंपनीज में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास गलती से मिस मत करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो तब तक के लिए गाना गा और जाओ, गाना भैया गाना गा और जाओ। कौन सा? बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर परसों मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय, टेक केयर, सी यू बेटा, बाय।